नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित टोटल 170 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 170 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। क्लास 10th इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के आधे चैप्टर से संबंधित हमने इस पार्ट 1 वाले वीडियो में 170 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, जिसे जानना और समझना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इस वीडियो में आने वाले हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, तो बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित आप लोगों का आधा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित आधे चैप्टर से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों वहां से कहीं से भी अगर प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं तो आप लोग उसका सही जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन तभी कीजिएगा जब आप लोग इससे संबंधित चैप्टर का अध्ययन बढ़िया से कर ले। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है वो लिया है इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित। अगर आपने इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए, उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिए, उस चैप्टर का स्टडी अच्छे से कर लीजिए। उस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ने के बाद ही आप लोग उस चैप्टर से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो आंसर है वो आप सरलता पूर्वक बता सकते हैं। इस वीडियो में मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, इसका आंसर आप लोग इजीली बता सकते हैं यदि आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले जो क्वेश्चन है उस पर आने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है। आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल है, कृषि व्यवस्था का विकास का प्रतिफल है, या फिर सामंतवाद की पुनः स्थापना का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है आप लोग बताएंगे। दोस्तों, यदि आपने यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है। तो यहाँ पर पहला का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। क्या है? तो आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का फल राष्ट्रवाद का प्रतिफल है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रवाद किसका प्रतिफल है? तो आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बाबू ए होगा। आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। सही आंसर हमारा पहला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 2 नंबर सवाल में है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना का जो बाबू उदय है वो यूरोप में कब हुआ। आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय यूरोप में कब हुआ था। पुनर्जागरण काल में, औद्योगिक क्रांति के दौरान, 19वीं शताब्दी में, या फिर 20वीं शताब्दी में। 2
का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा बाबू, पुनर्जागरण काल में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यानी कि राष्ट्रवाद की भावना का उदय यूरोप के लोगों में पुनर्जागरण के काल में हुआ था। तो सही आंसर हमारा 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है 1789 ईस्वी की कौन सी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुआ। बाबू आप लोगों को उस क्रांति का नाम बताना है जिससे राष्ट्रवाद उन्नत रूप से प्रकट हुआ। ये बाबू आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। तो बाबू आप लोग यहाँ पर देखिए 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी बताइए। तो 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। 1789 ईस्वी में बाबू फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? तो फ्रांसीसी क्रांति। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। 1789 ईस्वी यानी कि फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप में प्रकट हुआ। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। जब फ्रांस में क्रांति आई थी तो बाबू इसी क्रांति से पूरा जो यूरोप था वो प्रभावित हुआ था। फ्रांस के क्रांति के कारण ही पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ था। तो करेक्ट आंसर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। ठीक है, फ्रांस से जुड़े हुए आसपास के जो भी देश थे उन देशों के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना उदय हुई थी, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का सर्वाधिक आक्रामक रूप किस शताब्दी में देखा गया? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। 4 का सही आंसर बताएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का सर्वाधिक आक्रामक रूप किस शताब्दी में देखा गया? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 20वीं शताब्दी। हर एक प्रश्न बाबू आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और उसके उत्तर को याद करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको प्रश्न से जुड़े उत्तर याद नहीं है तो यहां पर 4 का सही आंसर हमारा होगा 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। यूरोप में राष्ट्रवाद का सर्वाधिक आक्रामक रूप 19वीं शताब्दी में देखा गया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? आप लोग बताएंगे बाबू कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए राष्ट्रीयता की भावना के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन हैं? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी राज्य क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या फिर साम्राज्यवाद। तो यहाँ पर बाबू हमारा 5 का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रांसीसी राज्य क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी राज्य क्रांति। 5 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रांति के कारण ही बाबू पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रांस के क्रांति के कारण ही पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। तो बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीति किस वर्ग तक सीमित नहीं रही? फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राजनीति थी बाबू वो किस वर्ग तक सीमित नहीं रही? सर्वसाधारण, व्यापारियों, अभिजात वर्ग या किसानों? बाबू फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीति जो आप लोगों का वर्ग है, ठीक है, किताब के अनुसार राजनीति जो है बाबू वो अभिजात वर्ग, ठीक है, अभिजात वर्ग तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रही। अभिजात वर्ग को जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने सर्वसाधारण वस्तु बना दिया, अखबारों, पत्रकारों और सड़कों का सर्वसाधारण वस्तु बना दिया। अभिजात वर्ग को बाबू क्या कर दिया? अभिजात वर्ग को एक समान वस्तु के समान बना दिया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी जानते हैं अभिजात वर्ग का मतलब क्या होता है? अभिजात वर्ग का मतलब कुलीन वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? कुलीन वर्ग होता है। अभिजात वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जो समाज के अन्य वर्गों से काफी उच्च, शक्तिशाली और धनी होते हैं। अभिजात वर्ग किसको कहा जाता है बाबू? अभिजात वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जो समाज
समाज के अन्य वर्गों से काफ़ी उच्च, शक्तिशाली और धनी होते हैं, शिक्षित होते हैं, उन्हीं वर्गों को अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो बाबू जो फ्रांस के राजा थे वो अपने साथ किनको रखते थे? अपने साथ ज़्यादातर जो अभिजात वर्ग में आने वाले लोग थे, अभिजात वर्ग में आने वाले जो बाबू युवा थे, उनको अपने पास रखते थे, उनको समर्थन देते थे, उनको कई प्रकार के बाबू लाभ देते थे। लेकिन ऐसा जो समर्थन और लाभ है वो बिल्कुल भी अपने जो वहाँ के फ्रांस के राजा थे ना, लुई 16वां, जो लुई 16वां था वो बिल्कुल भी अपने शासन में किसी भी बाबू आम नागरिक को वो नहीं देता था। वैसी व्यवस्था और वैसा बाबू जो अधिकार है वो बिल्कुल भी अपने शासन में किसी भी समान लोगों को नहीं देता था, जो बाबू अधिकार वो अभिजात वर्ग के लोगों को देता था। इसी कारण उसके शासन काल में वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी असंतुष्ट हो चुके थे और इसी कारण उन्होंने अपने अंदर क्रांति की भावना पैदा की और लुई 16वां के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी में। और 1789 ईस्वी के दौरान जब फ्रांस में क्रांति हुई तो लुई 16वां बाबू फ्रांस की राजगद्दी को छोड़कर भाग गया और बाबू जो अभिजात वर्ग थे वो भी भाग गए। ठीक है, यानी कि अभिजात वर्ग भी वहां से हट गए। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अभिजात वर्ग को समान वर्ग बनाने में किनका योगदान था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ही बड़ा योगदान था किसमें? तो अभिजात वर्ग को समान और साधारण वर्ग बनाने में। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, नेपोलियन के आक्रमणों ने किन दो देशों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? आप लोगों को बताना है कि नेपोलियन के आक्रमणों ने किन दो देशों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया? फ्रांस और रूस का, इटली और जर्मनी का, ब्रिटेन और स्पेन का, या फिर पुर्तगाल और हॉलैंड का? तो सही आंसर हो जाएगा इटली और जर्मनी का। किसका? इटली और जर्मनी का। नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमणों ने इटली और जर्मनी जैसे देशों के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है, नेपोलियन की नीतियों से किसके विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना जागी? नेपोलियन की जो नीतियां थी उनके विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना जागी। बाबू बताएंगे किसके विरुद्ध? नेपोलियन की नीतियों से किसके विरुद्ध, किसके खिलाफ यूरोप में देशभक्ति की भावना जगी? जर्मनी के विरुद्ध, इटली के विरुद्ध, फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध, या फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध? तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध। यहाँ पर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेपोलियन की नीतियों से फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति की भावना जागी। तो सही आंसर हमारा 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है नेपोलियन के पतन। बाबू आप लोग याद रखिएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो पतन है वो 1814 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 1814 ईस्वी। 1814 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया था, यानी कि वो बाबू हार गया था। ठीक है, वो हार कर वो चला गया था। तो सही आंसर 1814 होगा। बाबू फ्रांस पर उसने आक्रमण कब किया था? फ्रांस पर उसने आक्रमण किया था 1797 ईस्वी में। किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पर उसने 1797 ईस्वी में आक्रमण किया था और बाबू उसका पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा किसके लिए? तो नेपोलियन के पतन के लिए 1814। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 9 नंबर के प्रश्न के लिए, तो इसमें पूछा गया है नेपोलियन के पतन के बाद, यानी कि उसके साम्राज्य खत्म होने के बाद यूरोपीय शक्तियां 1815 में कहाँ एकत्र हुई? यूरोप की जो शक्तियां थी, यूरोप की शक्तियां कौन कौन थी? बाबू यूरोप की शक्तियां प्रसा थी, ऑस्ट्रिया थी और फिर उसके बाद रूस थी। ये सब जो शक्तियां हैं वो कहाँ एकत्र हुई, आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर 9 का हो जाएगा वियना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है ना, वहीं पर बाबू जो पूरी शक्तियां हैं यूरोप की, जो बड़े बड़े देश है यूरोप के, वो बाबू वहाँ पर एकत्र हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा वियना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे।
अगला जो सवाल है 10 नंबर, इसमें कहा गया है 1815 में वियना में यूरोपीय शक्तियों की सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 में यूरोप के महाशक्तियों के द्वारा वियना में जो बाबू सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपोलियन को पुनः सत्ता मिलाना, फ्रांस को पुनः संगठित करना, यूरोप में नेपोलियन के पूर्व की व्यवस्था बहाल करना, या यूरोप को लोकतांत्रिक बनाना। बाबू यहाँ पर 10 का सही आंसर बताएंगे। तो 10 का सही आंसर होगा यूरोप में नेपोलियन के पूर्व की व्यवस्था बहाल करना। बाबू नेपोलियन के आने से पहले यूरोप में जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को वो पुनः लागू करना चाहते थे, यानी कि पुरातन व्यवस्था को बाबू वो स्थापित करना चाहते थे। कौन? तो यूरोप के महाशक्तियां, यूरोप के दोस्तों जो शक्तिशाली देश थे, वो बाबू पुरातन जो व्यवस्था थी उसे वो यूरोप में स्थापित करना चाहते थे, जिसे नेपोलियन के युद्ध ने तहस नहस कर दिया था, नेपोलियन के युद्धों ने बर्बाद कर दिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था बाबू जो यूरोप है ना, उस पर अपना आधिपत्य करना, यानी उस पर राज करना, उस पर शासन करना, जो पुरानी व्यवस्था थी, जो पुरातन व्यवस्था थी, उसे पुनः से लागू करना। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद काफी सुधार हुआ था। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने बाबू जब फ्रांस में आया, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में आकर लोकतंत्र को समाप्त करके पुनः से राजतंत्र को स्थापित किया, लेकिन बाबू उसके आने से फ्रांस में बहुत सारे बाबू बदलाव हुए, और इसके बदलाव के कारण बाबू इसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण यूरोप में पड़ा था। चाहे वो बाबू इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे दोस्तों कोई और देश हो, हर एक देश में, यूरोप के हर एक देश में ही बाबू नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किए गए बदलावों का जो प्रभाव है वो पड़ा था, और इसी कारण उन देशों के लोगों में भी राष्ट्रीयता की भावना जगी थी अपने देश के प्रति। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप सभी याद रखेंगे। अगला जो सवाल है, इसमें कहा गया है राष्ट्रवाद किस प्रकार की भावना है। राष्ट्रवाद धार्मिक भावना है, सामाजिक भावना है, आर्थिक भावना है, या राजनीतिक भावना है। तो सही आंसर 11 का हो जाएगा राजनैतिक है। राष्ट्रवाद कैसी भावना है? तो राजनैतिक है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। राजनीति का मतलब क्या होता है? देखिए, राजनीति को तोड़ेंगे तो टूटेगा राज और नैतिक में। किसमें? राज और नैतिक में। राज का मतलब होता है शासन, राज का मतलब क्या होता है? शासन। और नैतिक का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करना। नैतिक का मतलब क्या होता है? उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की जो कला होता है, उसी को बाबू नैतिक यानी कि नीति कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। राष्ट्रवाद किस प्रकार की भावना है? तो राजनैतिक। आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 12 नंबर, इसमें कहा गया है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुआ, आप लोग बताएंगे। वंशानुगत राजतंत्र, लोकतंत्र और समानता, सामंतवाद या उपनिवेशवाद। 12 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो 12 का बाबू राइट आंसर होगा लोकतंत्र और समानता। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोकतंत्र और समानता का महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुआ। तो सही आंसर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को किस रूप में संगठित किया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को जिस रूप में संगठित किया, जिस रूप में एकत्रित किया, आप लोगों को बताना है। भौगोलिक क्षेत्र के रूप में, औपनिवेशिक क्षेत्र के रूप में, वास्तविक और राजनीतिक रूप में, या फिर धार्मिक समुदाय के रूप में। तो बाबू 13 का सही आंसर होगा वास्तविक और राजनीतिक रूप में। किसमें? वास्तविक रूप और राजनीतिक रूप में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा।
देखिए, जर्मनी और इटली के राज्यों पर, जर्मनी और इटली के क्षेत्रों पर विदेशी कंपनियों का, विदेशी देशों का बाबू हस्तक्षेप था। तो बाबू विदेशी जो भी शासक थे उनका जो हस्तक्षेप जर्मनी और इटली के प्रांतों पर था उसे वो समाप्त कर दिए थे। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और समाप्त करके नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी और इटली के राज्यों को एक वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। बाबू नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा प्रयास किया था कि वो जर्मनी और इटली का एकीकरण कर दे। जर्मनी और इटली पर जिन शासकों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है, जर्मनी और इटली पर जिन विदेशी जो बाबू शासक है उन्होंने अपना वहाँ पर साम्राज्य खड़ा कर रखा है, उनको वो हटा दे और जर्मनी और इटली को एक तरीके से संयुक्त और गणतंत्र राज्य बना दे। उसका पूरा प्रयास था किसका? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का प्रसार किसके माध्यम से हुआ? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का प्रसार किसके माध्यम से हुआ? युद्ध और आक्रमणों के द्वारा, व्यापार और वाणिज्य के द्वारा, शिक्षा और औद्योगिकरण के द्वारा, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा? तो 14 का राइट आंसर होगा बाबू युद्ध और आक्रमणों के द्वारा। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का प्रसार युद्ध और आक्रमणों के द्वारा हुआ था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा? औद्योगिक क्रांति पर, यूरोप के साम्राज्यवाद पर, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर, या फिर कृषि उत्पादन पर? फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर पड़ा था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर फ्रांस में क्रांति नहीं होती, फ्रांस की जनता अगर अपने फ्रांस के शासन के विरुद्ध, अपने फ्रांस के शासक के विरुद्ध अगर वो क्रांति नहीं लाती तो पूरे यूरोप में भी बिल्कुल भी क्रांति की लहर नहीं देखी जाती। पूरे यूरोप के लोगों में बिल्कुल भी अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जागृत नहीं होती, क्योंकि बाबू जो राजा थे और राजा जिस क्षेत्र में शासन कर रहे थे उस क्षेत्र के लोग अपने राजा से डरते थे। अपने जो शासक है उससे वो डरा करते थे, उसके खिलाफ वो कोई भी आवाज़ नहीं उठाते थे, जिसके कारण दोस्तों वो क्या रहते थे? वो मजबूर रहते थे। मजबूरी के कारण ही दोस्तों वो एक तरीके से उदास रहते थे, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मजबूरी के कारण ही वो पीड़ित रहते थे, उदास रहते थे, और चाह कर भी वे राजा के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन जब बाबू मजबूरी जब हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब राजा का अत्याचार बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ गया, जब राजा बहुत ही बाबू हद से ज़्यादा लोगों पर अत्याचार करने लग गया, अपने क्षेत्र के लोगों को पीड़ित करने लग गया, तो क्षेत्र के लोगों में बाबू राष्ट्रवाद की भावना जगी, और राष्ट्रवाद की भावना के कारण ही ये लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने शासक यानी कि अपने राजा के खिलाफ क्या कर दिए? आंदोलन शुरू कर दिए, जिसके कारण उनका जो क्षेत्र है, उनका जो प्रांत है वो बाबू आज़ाद हो गया। ठीक है, तो सही आंसर हो गया यहाँ पर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नेपोलियन की कौन सी नीति यूरोपीय राष्ट्रों के लिए प्रेरणा बनी? नेपोलियन की उस नीति का नाम बताना है जो कि यूरोपीय राष्ट्रों के लिए प्रेरणा बनी। तो सही आंसर होगा नेपोलियन संहिता। क्या होगा? नेपोलियन संहिता। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन संहिता बाबू यूरोपीय राष्ट्रों के लिए प्रेरणा बनी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे हित के काम किए थे, अपने प्रांत के लोगों में, अपने क्षेत्र के लोगों में, अपने जिस क्षेत्र में वो शासन करता था वहाँ के लोगों में दोस्तों उसने बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे दोस्तों उन्होंने सुधार किए, जिसके कारण वहाँ के लोग नेपोलियन बोनापार्ट को भगवान के रूप में मानने लग गए थे, उसे एक अच्छा शासक मानने लग गए थे। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट बाबू अंदर से बिल्कुल भी अच्छा शासक नहीं था। हालांकि अंदर से वो अच्छा शासक नहीं था, लेकिन वो बाबू उतना भी दोस्तों खराब नहीं था, उतना भी वो निरंकुश नहीं था। अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति वो बाबू क्या करता था? अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति वो अच्छा सोचता था। अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति बिल्कुल भी बाबू कोई भी बुरा व्यवहार वो नहीं करता था, कोई भी उन्हें पीड़ा नहीं देता था, कोई भी बाबू उन्हें असहनीय जो
दर्द है वो नहीं देता था। अगर उनके क्षेत्र का कोई भी अगर लोग या कोई भी अगर व्यक्ति गलती करता था तो उन्हें कोई भी असहनीय पीड़ा वो नहीं देता था। उसके क्षेत्र में जो लोग थे वो बाबू खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि अंदर अंदर बाबू वो अपने कूटनीति के बल पर कुछ और काम कर रहा था, कुछ गलत काम कर रहा था, जिसकी भनक बिल्कुल भी फ्रांस की जनता को नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी भनक फ्रांस की जनता को मिली तो फ्रांस की जनता ने भी नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता में बाबू बहुत सारे ऐसे ऐसे बाबू उसमें नियम बताए गए हैं जिसके कारण नेपोलियन के क्षेत्र में आने वाले कुल जितने सारे लोग हैं वो संतुष्ट हो पाए थे। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेपोलियन जिस क्षेत्र का शासक था उस क्षेत्र में आने वाले सभी लोग नेपोलियन संहिता से काफी संतुष्ट थे, क्योंकि नेपोलियन संहिता क्या था? नेपोलियन संहिता बाबू लोगों के हित में था, ना कि लोगों के अहित में था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस 1815 में किसके नेतृत्व में आयोजित हुई? वियना कांग्रेस 1815 में किसके नेतृत्व में बाबू आयोजित हुई? बताएंगे रूस के, ऑस्ट्रिया के, ब्रिटेन के या फ्रांस के? तो राइट आंसर होगा बाबू हमारे पास यहाँ पर ऑस्ट्रिया के। वियना कांग्रेस 1815 में ऑस्ट्रिया का जो शासक है ना मेटरनिक, उसके नेतृत्व में ही आयोजित हुई। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो है इसमें कहा गया है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाबू मैंने आप लोगों को बताया ना, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में अशांति फैलाना, यूरोप में पुरातन व्यवस्था को थोपना, यानी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, और जो भी नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पर सुधार किए हैं उसको अस्त व्यस्त कर देना। तो 18 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर ए होगा। 18 का सही आंसर होगा यूरोप में शांति और स्थिरता बहाल करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है नेपोलियन का शासन किस कालखंड में था? नेपोलियन ने कब से कब तक शासन किया था? बताएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कब से कब तक शासन किया था? 1789 से 1799 तक, 1804 से 1815 तक, 1820 से 1830 तक, या फिर 1850 से 1860 तक? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1804 से 1815 तक। बाबू 1797 ईस्वी में उसने युद्ध किया था, उसने हमला किया था, और उसके बाद बाबू वो वहाँ का सम्राट बना था। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ का? तो फ्रांस का। लेकिन उसका अगर शासन की बात किया जाए तो शासन का कालखंड बाबू बताया जाता है 1804 से 1815। ठीक है, 1804 से 1815 नहीं, 1814 होगा। ठीक है, 1814 में तो उसका पतन हो गया था। 1814 तक उसने राज किया था। किसने? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। और उसके बाद 1815 में कौन आया था? तो बाबू ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक आया था। मेटरनिक के कारण ही बाबू जो यूरोप है वो पुनः से किस ओर चला गया था? तो पुनः से बाबू दुखों की ओर चला गया था, पुनः से बाबू राजतंत्र की ओर चला गया था। उनके अंदर उभर रही जो राष्ट्रवाद की भावना है वो दब गया था। किसके कारण? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के कारण, क्योंकि बाबू वो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे, नेपोलियन का शासन 1804 से 1815 का कालखंड में बताया जाता है। तो सही आंसर बी होगा। अगला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? उपनिवेशों की स्थापना, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण, सामंतवाद का पुनः उदय या धार्मिक पुनर्जागरण? यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? तो सही आंसर 20 का हो जाएगा हमारा विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा परिणाम विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण हुआ। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगी तो यूरोप में आने वाले कुल जितने सारे देश थे, छोटे या बड़े, उन देशों के लोगों में बाबू राष्ट्रवाद की भावना जगी और वे लोग अपने देश के निरंकुश राजा के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिसके फलस्वरूप उनके देश का राजा आंदोलन के कारण, क्रांति के कारण राजगद्दी को त्याग कर भाग जाता है, और वहां पर दोस्तों वे लोग लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा
ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है 21 नंबर में, इसमें कहा गया है फ्रांस में क्रांति के दौरान किस नारे का उपयोग किया गया था। फ्रांस में क्रांति के दौरान जिस नारे का उपयोग किया गया था बताएंगे बाबू। सत्यमेव जयते का उपयोग किया गया था, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का उपयोग किया गया था, जय जवान जय किसान का उपयोग किया गया था, या फिर अखंड भारत का उपयोग किया गया था। तो 21 का राइट आंसर होगा स्वतंत्रता समानता बंधुत्व। फ्रांस में क्रांति के दौरान स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व नारे का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से कौन से नए राष्ट्र बने। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से जो नए राष्ट्र बने बाबू, आप लोगों को उन राष्ट्रों का नाम बताना है। बताएंगे बाबू उन राष्ट्रों का नाम। फ्रांस और ब्रिटेन होगा, जर्मनी और इटली होगा, स्पेन और पुर्तगाल होगा, या फिर रूस और पोलैंड होगा। तो सही आंसर बाबू जर्मनी और इटली होगा। 22 का राइट आंसर जर्मनी और इटली होगा। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से जर्मनी और इटली का वास्तविक रूपरेखा सामने आया, वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में कौन सी शासन प्रणाली थी। गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या लोकतंत्र। बाबू फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस में जो शासन प्रणाली बाबू स्थापित थी, आपको उस शासन प्रणाली का नाम बताना है। तो 23 का राइट आंसर होगा बाबू निरंकुश राजतंत्र। कौन सा राजतंत्र? निरंकुश राजतंत्र। फ्रांसीसी क्रांति से पहले वहाँ का जो शासक था उस शासक से वहाँ की जनता बिल्कुल भी बाबू खुश नहीं थे, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उसके शासन से दोस्तों वो बाबू क्या थे, काफी वो पीड़ित थे, काफी दुखी थे, काफी उससे वो तंग आ गए थे। इसी कारण वहाँ की जनता यानी कि फ्रांस की जनता दोस्तों आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किसके खिलाफ आंदोलन की थी, तो अपने राजा के खिलाफ आंदोलन की थी। देखिए जिस शासक के क्षेत्र में कोई भी अगर जनता अच्छे से नहीं रह पाएगा, उसे रोजगार नहीं मिल पाएगा, उसे खाने के लिए रोटी नहीं मिल पाएगा, जब उस पर बाबू बहुत ही ज़्यादा लगान का कर अगर बहुत ही ज़्यादा लगान लगा दिया जाएगा तो वहाँ के क्षेत्र के उस क्षेत्र के लोग कैसे जीवित रहेंगे बताइए। उस क्षेत्र के लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे? बिल्कुल भी अपना जीवन निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उनमें क्या होगी, उनमें बाबू राष्ट्रवाद की भावना जागृत होंगी और वे अपने राष्ट्र के प्रति क्या करेंगे, आंदोलन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि उन्होंने दुख तो देख लिया, उन्होंने किसी भी तरीके से इस राजा का जो अत्याचार है वो तो सह लिया, लेकिन इनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस राजा का अत्याचार ना सहे, इसीलिए वे क्या करते हैं, वे क्रांति को पैदा करते हैं, यानी कि उस राजा के खिलाफ बाबू लड़ाई युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी निरंकुश राजतंत्र। हमारे भारत देश में भी, ठीक है, हमारे भारत देश में भी जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे बाबू पूर्वज हैं, उनके समय में जो हमारे भारत देश का शासक हुआ करता था वो बिल्कुल भी बाबू अच्छा नहीं हुआ करता था। वो अपने देश के हितों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता था, अपने देश के लोगों के हितों के लिए कोई भी बाबू वो कार्य नहीं करता था। उसके शासन काल में देश की जो जनता थी वो काफी असंतुष्ट थी, दुखी थी, पीड़ित थी और बाबू भूखे तरस रही थी। ठीक है, यानी कि भूख के लिए बाबू वो रो रही थी। उसके पास इतना भी अन्न नहीं था, इतना भी बाबू उसके पास अनाज नहीं था कि वो अपना पेट भर सके। भारत की जनता के पास इतना भी अनाज नहीं था कि वो अपना पेट भर सके, क्योंकि भारत का जो शासक था, भारत का जो राजा था, वो क्या करता था, वो किसानों पर कर लगाता था और कर ज्यादा लगाकर बाबू उनसे सारा जो फसल है, फसल से उत्पादित जो अनाज है वो छीन लेता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती थी। और जब किसान बाबू अपनी स्थिति जब दयनीय कर लेते थे तो बहुत सारे किसानों की जान भी चली जाती थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश की भी जो शासन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय बिल्कुल भी सही नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बल्कि हमारे भारत देश की जो शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही बाबू पीड़ित थी, बहुत ही दुखित थी और बहुत ही बाबू अत्याचार सह रही थी। किनका? तो मुगलों और अंग्रेजों का। ठीक है, तो सही आंसर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को ले लेंगे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है वियना कांग्रेस में किस देश ने सबसे अधिक प्रभाव डाला। वियना कांग्रेस में
किस देश ने सबसे अधिक प्रभाव डाला? तो 24 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। वियना कांग्रेस में बाबू ऑस्ट्रिया देश ने ही सबसे अधिक प्रभाव डाला था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। मेटरनिख बिल्कुल भी बाबू बिल्कुल भी अच्छा शासक नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था, बिल्कुल भी जनता के हित में काम करने वाला वो शासक नहीं था। वो एक निरंकुश और कट्टरवादी राजा था। ठीक है, वो सारे काम बाबू उल्टा करता था, सारे काम वो प्रतिक्रियावादी वाला करता था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है नेपोलियन के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी सुधार किया गया? नेपोलियन के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कानूनी सुधार किया गया आप लोग बताएंगे। सामंतवाद की पुनः स्थापना वाला सुधार किया गया, नेपोलियन संहिता लागू की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई, लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त की गई, या फिर उपनिवेशीकरण बढ़ाया गया? उपनिवेशीकरण बढ़ाया गया। 25 का सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता लागू की गई। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आया था ना, तो बाबू उस स्थिति में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई थी, लेकिन बाबू समाप्त करने वाले जो नेपोलियन बोनापार्ट है वही थे। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है आंसर। क्वेश्चन में कहा गया है नेपोलियन के शासनकाल में कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी सुधार किए गए? कानूनी सुधार बोला गया है ना, तो यहाँ पर बाबू आप लोग नेपोलियन संहिता ले लीजिएगा, क्योंकि संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब बाबू संविधान होता है, एक ऐसा विधान जिसमें कोई शासक अपने राज्य को चलाने के लिए नियमों को लिखता है। ठीक है, अगर उन नियमों से उसके क्षेत्र के लोग, उसके क्षेत्र की प्रजा अगर संतुष्ट होती है तो वो पालन करती है, अगर संतुष्ट नहीं होती तो वो आंदोलन करना शुरू कर देती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में किस देश के चांसलर ने मेजबानी की थी? तो ऑस्ट्रिया देश के चांसलर। क्या नाम था? तो बाबू उसका नाम था मेटरनिख। याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका जवाब क्या होगा? वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन ने यूरोप में वियना सम्मेलन में यूरोप के किन किन शक्तियों ने भाग लिया था, किन किन महादेशों ने भाग लिया था? तो आपका जवाब क्या होगा? तो बाबू आप बताना। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये चारों देश क्या थे? काफी शक्तिशाली थे। किस महादेश के लिए? तो यूरोप महादेश के लिए। ठीक है, हम लोग महादेश नहीं बोलेंगे, देशे बोलेंगे, क्योंकि यूरोप महादेश हो जाएगा। ठीक है, इन शक्तियों को महादेश नहीं बोलेंगे, महाशक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, महादेश का बिल्कुल भी हम संज्ञा नहीं देंगे। मुझे से मिस्टेक से महादेश का संज्ञा दोस्तों यहाँ पर दिला गया है, लेकिन महादेश का संज्ञा नहीं देंगे। जो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया है ये भी एक देश है, लेकिन यूरोप के अन्य देशों से काफी शक्तिशाली देश है, काफी इनके पास पैसा है, काफी इनके पास बाबू दोस्तों ज्ञान है। ठीक है, शिक्षा है, और साथ ही इनके पास लड़ने के लिए जो शस्त्र है वो भी है। इसी कारण ये क्या है? ये यूरोप के लिए एक महाशक्ति है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शस्त्र के साथ इनके पास दोस्तों सेना की एक विशाल टुकड़ी भी है, जिसके कारण आसपास के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो क्या करते थे? इन शक्तियों से डरते थे, इन देशों से डरते थे। जैसे कि हमारे देश से सटा हुआ कौन है? तो अमेरिका। अमेरिका से हम लोग डरते हैं, क्योंकि अमेरिका काफी क्या है बाबू? शक्तिशाली देश है, काफी पावरफुल देश है। तो सही आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले मेटरनिख थे। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाबू यूरोप में शांति और संतुलन स्थापित करना, यही था। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। अगला जो सवाल है 29 नंबर, इसमें कहा गया है मेटरनिख की नीति किस प्रकार की थी? प्रतिक्रियावादी, लोकतांत्रिक, क्रांतिकारी या समाजवादी? बाबू मेटरनिख में न ही लोकतांत्रिक गुण थे, न ही क्रांतिकारी गुण थे, और न ही समाजवादी गुण थे। उसमें कौन से गुण थे? तो निरंकुशवादी और प्रतिक्रियावादी, कट्टरवादी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 29 का करेक्ट आंसर। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है मेटरनिख ने इटली को कितने राज्यों में विभाजित किया? मेटरनिख ने इटली को कई राज्यों में विभाजित किया, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछा गया है, तो बाबू यहाँ पर आप लोग 7 बता देना। ठीक है, मेटरनिख ने ऐसे इटली को तो कई राज्यों में विभाजित कर दिया था,
कई प्रांतों में तोड़ दिया था, लेकिन अगर संख्या पूछा गया आप लोगों से तो बाबू आप लोग 7 बताना, ठीक है। मेटरनिक ने संपूर्ण इटली को 7 राज्यों में विभाजित किया था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में विभाजित किया था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है 31 नंबर, इसमें कहा गया है सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसे सौंपे गए? बाबू जो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसे सौंपे थे? लोम्बार्डी के राजा को, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को, ऑस्ट्रिया के शासक को, या फिर पोप को? तो सही आंसर होगा बाबू बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। सिसिली और नेपल प्रदेश किसे सौंपे थे? तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को। 31 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे सिसिली और नेपल प्रदेश पर किसका अधिकार था? तो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड का अधिकार था, जिसे बाद में गैरिबाल्डी ने छीन लिया था। गैरिबाल्डी ने छीन कर बाबू इस पर अपना अधिपत्य कर लिया था। किस पर? तो सिसिली और नेपल्स पर। और अधिपत्य करके उन्होंने क्या किया था? इन प्रदेशों को विक्टर एनिमुअल को दे दिया था फ्री में, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, और फिर सामान्य किसान के भांति वो अपना जीवन व्यतीत करने चला गया था, ठीक है। इसी कारण बाबू गैरिबाल्डी के महान वीरता और महान इसके जो गुण हैं उनको लिखने वाले कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। गैरिबाल्डी की जीवनी लिखने वाले कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तो सही आंसर बाबू यहाँ पर हम लोग 31 के लिए ले लेंगे ऑप्शन नंबर बी। सभी आप लोग समझ कर रखेंगे। अगला सवाल है रोम और उसके आसपास के क्षेत्र किसे सौंपे गए? तो पोप को याद रखिएगा, ठीक है। रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो पोप को सौंपे गए थे। मेटरनिक ने इटली की राजधानी रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप के अधीन दे दिया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किस देश का प्रभुत्व स्थापित हुआ? आप लोग बताएंगे बाबू कि लोम्बार्डी और वेनेशिया पर किस देश का प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो देखिए अगर आप भूल जाए, अगर आप इन फ्यूचर भूल जाए तो ट्रिक से याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना में क्या है शुरू में लेटर? व। क्या है? व है ना, व यानी कि बी है, बी। वियना में शुरू लेटर क्या है? तो बाबू व। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पे लोम्बार्डी और वेनेशिया में आप पे व देख रहे हैं, तो व से क्या बनेगा? वियना। समझेंगे कि वियना का जो बाबू राज्य है वो कौन है? तो ऑस्ट्रिया, यानी कि देश जो है वो कौन है? तो ऑस्ट्रिया। तो आप समझना लोम्बार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया देश का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा। लोम्बार्डी और वेनेशिया में व को निकालेंगे, व जब निकलेगा तो बाबू व से हम बनाएंगे क्या? तो व से हम लोग बनाएंगे वियना। देखेंगे कि वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया का। तो बस उसी देश का प्रभुत्व बाबू लोम्बार्डी और वेनेशिया पर स्थापित हुआ था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है पार्मा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किसे दे दिए गए? पार्मा, मोडेना और टस्कनी जो कि बड़े बड़े प्रांत थे किसके? तो इटली क्षेत्र के। पार्मा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत बाबू दे दिए गए थे हैबसबर्ग वंश को। किसको? हैबसबर्ग वंश को। 34 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है जर्मनी में कितनी रियासतों का संघ कायम किया गया जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार बाबू अवैध रूप से रहा था? आप लोगों को बताना है कि जर्मनी में कितनी रियासतों का संघ कायम किया गया। तो सही आंसर होगा 39। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम किया गया जिस पर बाबू ऑस्ट्रिया का अधिकार अवैध रूप से था, अप्रत्यक्ष रूप से था, गैर कानूनी रूप से था। तो सही आंसर बाबू यहाँ पर हमारा हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला जो 36 नंबर है इसमें आप लोगों से पूछा गया है, देख लीजिए, वियना सम्मेलन के तहत जर्मन राज्यों को संगठित करने का उद्देश्य क्या था? वियना सम्मेलन के तहत जर्मन राज्यों को संगठित करने का उद्देश्य क्या था? उन्हें स्वतंत्र बनाना, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को दबाना, उन्हें फ्रांस के अधीन लाना, या फिर उन्हें ब्रिटिश उपनिवेश बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा बाबू 36 का ऑप्शन नंबर बी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को दबाना। जो राष्ट्रीयता की भावना
उत्पन्न हो रही थी ना, यूरोप के लोगों में जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही थी, जो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी, जो लोग अपने राष्ट्रवाद को जागृत कर रहे थे, अपने राष्ट्र से प्रेम के लिए क्रांति को पैदा कर रहे थे, उन क्रांतियों को दबाने के प्रयास किए कौन? तो बाबू वियना सम्मेलन में शामिल होने वाली शक्तियाँ। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर रहा है, जो भी क्रांति पैदा कर रहा है, उसकी क्रांति को दबा दिया जाए, उसके राष्ट्रवाद की भावना को बिल्कुल भी बढ़ने ना दिया जाए। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, उनमें राष्ट्रीयता की भावना को दबाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा 36 का, आप सभी याद रखेंगे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते थे, वियना सम्मेलन में कुल जितने देशों ने भाग लिया था, वे देश नहीं चाहते थे कि जो यूरोप के लोग हैं वो बाबू आत्मनिर्भर बने और वे बाबू वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करें। वो बस ये चाहते थे कि वे क्या करें, वे इन लोगों पर शासन करें, इन लोगों को पीड़ित करें, इन लोगों से अपना काम करवाएं। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है, वियना व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में किस वंश को पुनर्स्थापित किया गया? वियना व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में बुर्बो वंश को, याद रखेंगे बाबू, बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया। और वहाँ का सम्राट किसे बनाया गया था? फ्रांस का सम्राट किसे बनाया गया था? तो बाबू चार्ल्स 10वां को, चार्ल्स 10वां को सम्राट बनाया गया था। ठीक है, जो कि बुर्बो वंश का सम्राट था। कौन? तो चार्ल्स 10वां, याद रखेंगे। 37 का राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वियना व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनर्स्थापित किया गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बुर्बो वंश का सम्राट कौन बना था? तो चार्ल्स 10वां। चार्ल्स 10वां ने किसको प्रधानमंत्री बनाया अपने नेतृत्व में? तो बाबू पोलिगनिक को। पोलिगनिक क्या था? तो बहुत ही बाबू कट्टरवादी था। ठीक है, निरंकुश था। वो कोई भी काम बाबू जनता के हित में नहीं करता था, लोगों के हित में नहीं करता था। उसे नहीं मतलब था कि उसके क्षेत्र के लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, खुश है या ना खुश है, उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है, वो बस हर प्रयास करता था, वो हर प्रयास करता था कि उसके क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे, वे लोग बिल्कुल भी अपने राष्ट्र के प्रति कोई क्रांति उत्पन्न नहीं होने दें। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा बना था चार्ल्स 10वां। कौन? चार्ल्स 10वां। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर बाबू 38 का बाबू यहाँ पर लुई 18वां होगा। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा बना था लुई 18वां बाबू। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर समझ कर रखेंगे, ठीक ना? हाँ, ऑप्शन नंबर बी 38 का करेक्ट आंसर बाबू यही होगा। अगला सवाल है, लुई 18वें ने फ्रांसीसी जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया? लुई 18वें ने फ्रांसीसी जनता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया था आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किया। बाबू जो लुई 18वां है उसने बिल्कुल भी पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया था। उसने अपने क्षेत्र के लोगों के मजबूरियों को समझा, वहाँ की परिस्थितियों को देखा समझा और बिल्कुल भी पुरातन व्यवस्था थोपने का प्रयास नहीं किया। नेपोलियन बोनापार्ट के पहले की जो व्यवस्था थी फ्रांस में, उस व्यवस्था को पुनः लागू करने का प्रयास नहीं किया था। किसने? तो लुई 18वां ने। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लोकतांत्रिक सुधारों को लागू किया कौन? तो बाबू लुई 18वां। लेकिन इसके बाद जो नया शासक बना था बुर्बो वंश का, कौन? तो चार्ल्स 10वां। वो बिल्कुल भी बाबू अच्छा शासक नहीं था, उसका नाम था बाबू क्या? तो चार्ल्स 10वां, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लुई 18वें ने किस वर्ष संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया? लुई 18वें ने जिस वर्ष संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो 2 जून, याद रखेंगे बाबू, 2 जून 1814 ईस्वी में, 2 जून 1814 ईस्वी में ही लुई 18वें ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, जो कि फ्रांस में 1848 ईस्वी तक चलते रहे। सही आंसर बाबू यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे फ्रांस में कब तक चलते रहे संवैधानिक घोषणा पत्र? तो बाबू 1848 ईस्वी तक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न के लिए सी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है लुई 18वें द्वारा जारी संवैधानिक घोषणा पत्र कब तक लागू रहा? तो मैंने अभी बताया आप लोगों को 1848 ईस्वी तक। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला सवाल है चार्ल्स 10 के शासनकाल में क्या हुआ। चार्ल्स 10 के शासनकाल में क्या हुआ, तो बाबू क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी। क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हुई, बढ़ी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों बढ़ी, क्योंकि चार्ल्स 10 बिल्कुल भी एक अच्छा शासक नहीं था, बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था, वह एक अयोग्य शासक था। जो भी बाबू अयोग्य शासक होगा, जिसके पास कोई भी बाबू उसके पास कोई भी प्रतिभा नहीं होगी राज्य को चलाने के लिए, उसके पास कोई भी बाबू अगर ज्ञान नहीं होगा, कोई भी शिक्षा नहीं होगी, उसके पास कोई भी अगर बाबू जो होता है ना, जैसे कि युद्ध में लड़ाई में कोई बाबू उसमें विजय प्राप्त करता है, तो उसे कोई विजय भी प्राप्त नहीं था। किसको, तो चार्ल्स 10वां को। वह एक निरंकुशवादी राजा था, कट्टरवादी था, और साथ ही बाबू वो अयासी वाला भी राजा था। तो सही आंसर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ऑप्शन नंबर सी। जो भी सम्राट है, जिस क्षेत्र का सम्राट है बाबू, अगर भोगी होगा, अयासी होगा, निरंकुशवादी होगा, कट्टरवादी होगा, जात पात पर लोगों को मरवाएगा, लड़वाएगा, और साथ ही लोगों पर अत्याचार करेगा, तो उस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी। वे लोग अपने क्षेत्र के राजा के खिलाफ क्रांति लाएंगे, ठीक है, उसे हटाने का प्रयास करेंगे, वे लोग क्रांति को जागृत करेंगे। तो बाबू यहाँ पर क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं वो बड़ी थी। किसके शासनकाल में, तो चार्ल्स 10 के शासनकाल में। जब क्रांतिकारी जब गतिविधियां बढ़ी, जब लोगों ने बाबू क्रांति करना शुरू कर दिया चार्ल्स 10वां के खिलाफ, तो अंत में जो चार्ल्स 10वां है उसने क्या किया, अपनी राजगद्दी का त्याग कर दिया, और वो त्याग करके इंग्लैंड भाग गया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 42 का होगा। अगला सवाल है 1830 की क्रांति का कारण क्या था। 1830 की क्रांति का कारण था चार्ल्स 10 की नीतियाँ, ठीक है। 1830 की क्रांति को ही क्या कहते हैं, जुलाई की क्रांति कहते हैं। जुलाई की क्रांति किससे कहते हैं, 1830 की क्रांति को कहते हैं। 1830 की क्रांति को पढ़िएगा तो बाबू उसमें आप लोगों को चार्ल्स 10वां के बारे में ही बताया जाएगा। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश और कट्टरवादी राजा था, जो कि अपने नेतृत्व में पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया था। पोलिग्नेक बिल्कुल भी बाबू अच्छा प्रधानमंत्री नहीं था, बिल्कुल भी बाबू एक लोगों में प्यार वितरित करने वाला या लोगों को समझने वाला, लोगों की स्थितियों को सुधारने वाला प्रधानमंत्री नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है वियना सम्मेलन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र की स्थापना, बिल्कुल भी नहीं। उपनिवेशवाद का अंत, फ्रांस की प्रभुत्व, देखिए फ्रांस का प्रभुत्व होगा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वियना सम्मेलन का दीर्घकालिक प्रभाव क्या था बाबू, यहाँ पर ये वाला सही होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार, यही करेक्ट आंसर होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। वियना सम्मेलन का दीर्घकालिक जो प्रभाव था वो था यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब पूरे यूरोप में, पूरे महादेश में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ तो उसके कारण ही यूरोप में आने वाले कुल जितने सारे छोटे बड़े, जितने सारे बाबू शक्ति या शक्ति विहीन कुल जितने सारे देश थे, उन देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। वे लोग भी अपने देश के प्रति क्रांति को लाएं, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल भी ऐसे शासकों के नेतृत्व में झुककर ना रहे। उनके जो भी नियम है उनके नियमों में आकर वो दबकर ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्रांति पैदा की थी। तो सही आंसर यहाँ पर 44 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वियना सम्मेलन को किसकी विजय माना जाता है, बताएंगे। वियना सम्मेलन को किसकी विजय माना जाता है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का। वियना सम्मेलन को प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय माना जाता है, क्योंकि वे लोग क्या चाहते थे, वे लोग चाहते थे बाबू पूरे यूरोप में अपना शासन को स्थापित करना। जितनी सारी शक्तियाँ थी वियना सम्मेलन में आने वाली, कौन कौन शक्तियाँ थी, तो बाबू रूस था, ऑस्ट्रिया था, प्रासा था, ठीक है, और ब्रिटेन था। ये चार जो शक्तियाँ थी, ये चार जो महाशक्तियाँ थी, वो पूरे यूरोप में राज करना चाहती थी, पूरे यूरोप को अपने शासन में लाना चाहती थी, पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहती थी, और यूरोप के कुल जितने सारे जनता थी उन जनताओं में राष्ट्रवाद की भावना को दबाना चाहती थी, ताकि जनता बिल्कुल भी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत ना करे और हमारे खिलाफ कोई भी वो आंदोलन या क्रांति पैदा ना करे, कोई भी क्रांति शुरू ना करे, ताकि हमारा जो दबदबा हो वो पूरे यूरोप में बना रहे, ठीक है।
यही वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। अगर कोई भी क्रांतिकारी नेता या अगर कोई भी क्रांतिकारी महापुरुष यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता भी था तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा उसे बाबू दबा दिया जाता था, उसको बाबू भगा दिया जाता था, जिसके कारण यूरोप के लोगों में उभर रही राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो दब जा रही थी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला सवाल है वियना व्यवस्था क्यों अस्थायी नहीं रह सकी? वियना व्यवस्था क्यों अस्थायी नहीं रह सकी? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू 46 का यहाँ पर राष्ट्रवाद के प्रसारण के कारण, राष्ट्रवाद के प्रसार के कारण होगा। राष्ट्रवाद का प्रसार धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है, हालांकि वियना व्यवस्था में आने वाली शक्तियों को पता नहीं था कि यूरोप के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, वे लोग इस चीज़ से अनजान थे और यही दोस्तों इनकी क्या बनी, इनकी बाबू कमजोरी बनी और उनके लिए ताकत बनी। ठीक है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो रही थी और राष्ट्रवाद की भावना के कारण ये लोग इन शक्तियों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए, जिसके कारण लास्ट में ये जो शक्तियाँ थी वो दोस्तों भाग गई थी यूरोप को छोड़कर। ठीक है, यानी कि यूरोप को छोड़कर भागी नहीं थी बल्कि यूरोप के जिन देशों पर इनका आधिपत्य था उनको वो छोड़ दी थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। जो भी देश थे यूरोप के वे सब गणराज्य बन गए थे। ठीक है, गणराज्य तब तक कोई देश नहीं बन सकता जब तक बाबू उस पर विदेशी जो शक्तियाँ हैं, जब तक उस पर विदेशी शक्तियाँ बाबू हस्तक्षेप करेगी तब तक कोई भी देश एक गणराज्य देश नहीं बन सकता है, एक स्वतंत्र देश नहीं बन सकता है, स्वराज्य देश बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है वियना कांग्रेस के दौरान यूरोप की कौन सी प्रमुख शक्तियां सम्मिलित थी? वियना कांग्रेस के दौरान यूरोप की कौन सी प्रमुख शक्तियां सम्मिलित थी? तो मैंने आप लोगों को बताया ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही होगा। ठीक है, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल ये सब बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं थे। अगला सवाल है मेटरनिक व्यवस्था किस युग की शुरुआत का प्रतीक थी? मेटरनिक व्यवस्था किस युग की शुरुआत का प्रतीक थे? तो प्रतिक्रियावाद युग की। किस युग की? प्रतिक्रियावाद युग की। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है वियना कांग्रेस के बाद किस विचारधारा को दबाने का प्रयास किया गया? वियना कांग्रेस के बाद जिस विचारधारा को दबाने का प्रयास किया गया आप लोग उस विचारधारा का नाम बताएंगे। सामंतवाद, राष्ट्रवाद और जनतंत्र, पूंजीवाद या तानाशाही? तो सही आंसर होगा राष्ट्रवाद और जनतंत्र। राष्ट्रवाद और जनतंत्र विचारधारा को दबाने का प्रयास पूरा किया गया। किसके बाद? तो वियना कांग्रेस के बाद, यानी कि वियना सम्मेलन के बाद। तो 49 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर सवाल है वियना सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? वियना सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो बाबू था इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण महत्वपूर्ण परिणाम ना पूछा गया है। तो बाप यहाँ पर होगा यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभुत्व। यूरोप में प्रतिक्रियावादी जो शक्तियाँ थी वो बढ़ती ही जा रही थी। किसमें? तो यूरोप देश में। जब वियना सम्मेलन हुआ तो ये चारों शक्तियाँ एक साथ थी। कौन कौन? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये चारों शक्तियाँ एक साथ थी और ये चारों शक्तियाँ बाबू बढ़ते ही जा रही थी पूरे यूरोप में, यानी कि यूरोप के पूरे देश में। जब पूरे यूरोप के देशों में जब ये चारों शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, यानी कि इनका कब्जा जब यूरोप के अनेक प्रकार के देशों में होते जा रहा था तो बाबू वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। वहाँ के लोग इनके शासनकाल से, इनके दोस्तों कार्य व्यवस्था से काफ़ी पीड़ित हो चुके थे और इन लोगों का बस एक ही उद्देश्य था, क्या? तो यूरोप में शासन करना, यूरोप की जनता को दबाना और उनमें उभर रही राष्ट्रवाद की भावना को मार देना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रभुत्व है। अगला सवाल है जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो फ्रांस देश में, सभी को पता है। ना ही जर्मनी, ना ही इटली और ना ही रूस होगा। जुलाई 1830 की क्रांति हुआ था फ्रांस देश में। जुलाई 1830 की क्रांति के समय कौन शासक था? तो चार्ल्स 10वां, याद रखेंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी।
अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है चार्ल्स 10वां किस प्रकार का शासक था? तो बाबू वो था निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 नंबर सवाल है चार्ल्स 10वां ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो पोलिग्नेक को। किसको? पोलिग्नेक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चार्ल्स 10वां ने पोलिग्नेक को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चार्ल्स 10वां ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो आप लोग पोलिग्नेक बताना बाबू, ठीक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है पोलिग्नेक ने किस वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया? तो शक्तिशाली अभिजात वर्ग को। किसको? शक्तिशाली अभिजात वर्ग को। बाबू जो पोलिग्नेक है उसने शक्तिशाली अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो छोटे वर्ग के लोग थे, जो लघु उद्योग वाले लोग थे, उनको कोई भी विशेष अधिकार प्रदान नहीं किया था। किसके प्रधानमंत्री? तो चार्ल्स 10वां के प्रधानमंत्री। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अभिजात वर्ग किसे कहा जाता है। अभिजात वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जो कि समाज के अन्य वर्गों से काफ़ी उच्च होते हैं, उनकी शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके पास पैसों की ताकत होती है, धन की ताकत होती है, और वे दोस्तों सैन्य बल में भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शिक्षित भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, इसलिए उन वर्गों के लोगों को अभिजात वर्ग कहा जाता है। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को क्या किया था? चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को जो किया था आप लोग बताएंगे। तो 4 अध्यादेश जारी किए थे। चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए थे। अब बात यहाँ पर आती है कि अध्यादेश का मतलब क्या हुआ। जिस देश पर कोई अगर अधिकार जमा ले, जो भी शासक अगर किसी देश पर अधिकार जमा लेता है उसी देश को अध्यादेश कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं होगा, यह गलत है। अध्यादेश का मतलब आप लोग समझिए। देखिए अध्यादेश का मतलब होता है संविधान से जुड़ा हुआ कोई फरमान या सूचना। संविधान से जुड़ा हुआ कोई फरमान या सूचना, या अपने शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई बाबू फरमान या सूचना। जब भी कोई सरकार हमारे देश का या कोई भी अन्य देश का कोई भी अगर सरकार बाबू अगर आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में कोई सूचना अगर जागृत करता है, कोई सूचना अगर बाबू वो लाता है तो उसी को अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। अगर हमारे देश के भी अगर सरकार आपातकालीन स्थिति में यानी कि फौरन ही बिना जनता को बिना सोचे समझे, ठीक है, अगर वो आपातकाल की स्थिति में इमरजेंसी में अगर कोई भी सूचना जागृत करते हैं तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो बाबू ठीक है, इसी प्रकार से जो चार्ल्स 10वां है, फ्रांस का जो शासक चार्ल्स 10वां है, उसने आपातकालीन स्थिति में, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि उसके शासनकाल के कुल जितने सारे लोग थे वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे, उससे वो क्या थे, उससे बाबू वो असंतुष्ट थे, उसे बिल्कुल भी अपना राजा नहीं मानते थे, उसे राजा मानने से वो इनकार करते थे। बस उनका एक ही मकसद था चार्ल्स 10वां को हटाना और अपने क्षेत्र को गणतांत्रिक बनाना, यानी गणतंत्र में परिवर्तित करना। तो बाबू इस सब चीज को समझकर सोचकर जो चार्ल्स 10वां है उसने क्या किया था कि उसने तत्काल स्थिति में यानी कि इमरजेंसी स्थिति में एक फरमान जारी करवाया था, एक सूचना जारी करवाया था अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। तो बाबू उसी सूचना को कहा जाता है अध्यादेश। जो सूचना उसने जारी करवाया था, देखिए 4 अध्यादेशों द्वारा बाबू उसने अपने क्षेत्र के लोगों का गला घोटने का प्रयास किया था, यानी कि उन्हें मारने का प्रयास किया था, ठीक है। जो भी उसने सूचना जारी करवाया था उस सूचना में कोई भी बातें, कोई भी सूचना बाबू बिल्कुल भी उसके देश के, उसके क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं थी। इसी कारण बाबू क्रांति और भी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। आओ 10 मिनट में, ठीक है। इसी कारण जो क्रांति है और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 4 अध्यादेश जारी किए गए। 4 अध्यादेश जारी किए गए किसके द्वारा? तो चार्ल्स 10वां के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश चार्ल्स 10वां के द्वारा जारी किए गए थे और 28 जुलाई, याद रखेंगे 28 जुलाई
सन 1830 ईस्वी को बाबू क्रांति हुई थी। इसी को जुलाई की क्रांति कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अध्यादेश का मतलब ऐसा नहीं कि किसी देश पर अधिकार जमाना। आप लोग समझना कि बाबू जब भी किसी देश का राजा तत्काल या बाबू इमरजेंसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में कोई फरमान या सूचना जागृत करता है अपने शासनकाल की व्यवस्था से संबंधित, तो उसी को अध्यादेश कहा जाता है। समझ कर रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है जुलाई 1830 की क्रांति कब आरंभ हुई। जुलाई 1830 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो बाबू वो आरंभ हुई थी 28 जुलाई 1830 ईस्वी को। ठीक है, 28 जुलाई 1830 ईस्वी को ही जुलाई 1830 की क्रांति आरंभ हुई और बाबू समाप्त भी हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है चार्ल्स दसवां क्रांति के बाद कहाँ चला गया, यानी कि जब फ्रांस में चार्ल्स दसवां के शासन के खिलाफ क्रांति वहाँ के लोगों के द्वारा हुई तो चार्ल्स दसवां अपना राजगद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया? तो बाबू इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 58 नंबर। इसमें कहा गया है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश का शासन समाप्त हुआ। तो बाबू देखिए जो चार्ल्स दसवां था वो किस वंश का बाबू शासक था? तो बुर्बो वंश का। याद रखेंगे किस वंश का? बुर्बो वंश का। चार्ल्स दसवां बुर्बो वंश का शासक था। बुर्बो वंश का ही शासक कौन था? फर्डिनेंड। बुर्बो वंश का ही शासक कौन था? तो लुई 16वां, लुई 16वां नहीं, लुई 18वां। और यहाँ पर बाबू अगर हम बात करें चार्ल्स दसवां का तो वो भी बुर्बो वंश का ही सम्राट था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश का शासन समाप्त हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अगला सवाल है फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई? तो आर्लियंस वंश। कौन सा वंश है? आर्लियंस वंश। याद रखेंगे आर्लियंस वंश को ही राजगद्दी सौंपी गई थी। और इस वंश का शासक कौन था? इस वंश का शासक था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। याद रखेंगे बाबू। ठीक है, और लुई फिलिप के खिलाफ जो क्रांति होती है उसे 1848 की क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1848 की क्रांति कहा जाता है। हालांकि लुई फिलिप बाबू गणतांत्रिक विचारों से बाबू वो सम्राट बना था। ठीक है, यानी कि लोकतांत्रिक समर्थन से, फ्रांस के लोगों के समर्थन से वो वहाँ का शासक बना था। लेकिन वो भी बिल्कुल भी बाबू उदारवादी नहीं था। उदारवादी उसमें गुण थे लेकिन बिल्कुल भी लोगों के प्रति वो काम नहीं करता था। बिल्कुल भी लोगों के हित वाले वो काम नहीं किया करता था, जिसके कारण उसके खिलाफ भी लोगों में क्या होने लगे? लोगों में बाबू असंतोष होने लगे, असंतुष्टि होने लगी, जिसके कारण फिर से क्रांति की लहर पूरे फ्रांस में दौड़ गई। और उस क्रांति के दौरान जो लुई फिलिप है वो अपनी राजगद्दी को छोड़कर भाग जाता है। कहां पर? तो इंग्लैंड में ही। सारा चोरवा भाग के इंग्लैंड में चला जा रहा है। सही आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आर्लियंस वंश के शासक ने सत्ता ग्रहण की। किस शासक ने सत्ता ग्रहण की? आर्लियंस वंश के किस शासक ने सत्ता ग्रहण की? तो मैंने बताया आप लोगों को लुई फिलिप ने। ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट नंबर सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है लुई फिलिप को सत्ता किसके समर्थन से मिली? लुई फिलिप को सत्ता मिला था पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से। ठीक है, 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजतंत्र की सहायता से बिल्कुल भी उसे सत्ता नहीं मिला था। किसकी सहायता से मिला था? तो पत्रकारों और पेरिस की जनता से। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? जुलाई 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में बाबू अपनाई जाने वाली नीतियां कौन थी? तो उदारवादी और संवैधानिक शासन। कौन सा? उदारवादी और संवैधानिक शासन। 62 का राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है यहाँ पर जुलाई 1830 की क्रांति किस सिद्धांत की देन थी? तो बाबू हो जाएगा लोक संप्रभुता और मध्यम वर्गीय सिद्धांत की देन थी। ठीक है, 63 का सही आंसर हो जाएगा लोक संप्रभुता और मध्यम वर्ग सिद्धांत की देन थी जुलाई 1830 की क्रांति। क्योंकि बाबू यही लोग ना आंदोलन करेंगे, यही लोग ना, इन्हें जब कोई अधिकार नहीं मिलेगा, इन्हें समान अधिकार नहीं मिलेगा शासक के द्वारा, राजा के द्वारा, तो बाबू यही लोग ना आंदोलन करेंगे। क्योंकि जो पादरी लोग हैं और जो अभिजात वर्ग वाले, कुलीन वर्ग वाले जो लोग हैं उन्हें तो सब प्रकार के अधिकार मिल ही रहे हैं, तो वो शासक से क्यों बाबू आंदोलन करेंगे? वो क्यों क्रांति पैदा करेंगे? नहीं ना कर सकते हैं। जिसे प्रॉब्लम है वही क्रांति पैदा करेगा, वही क्रांति की लहर अपने क्षेत्र में दौड़ाएगा, वही सभी क्षेत्रों के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करेगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव किन देशों पर पड़ा। जुलाई 1830 की क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव जिन देशों पर पड़ा आप लोग बताएंगे। तो बाबू यहाँ पर हमारा 64 का हो जाएगा संपूर्ण यूरोप। ठीक है, संपूर्ण महादेश पर ही पड़ा था। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था। जिस प्रकार से 1789 की क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा था, ठीक इसी प्रकार से बाबू जुलाई 1830 की क्रांति का भी प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संपूर्ण यूरोप में आने वाले कुल जितने सारे देश थे उन देशों के लोगों में भी बाबू इस क्रांति का प्रभाव पड़ा था। ये लोग भी अपने राष्ट्र के प्रति जागृत हो चुके थे। किसके लिए? तो बाबू अपने राष्ट्र को गणराज्य बनाने के लिए, स्वतंत्र और स्वराज्य बनाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 65 नंबर में, जुलाई 1830 की क्रांति से कौन से सिद्धांत पुनर्जीवित हुए। तो यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद होगा, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत होगा, फांसीवाद और राजशाही होगा, या फिर उपनिवेशवाद और सामंतवाद होगा। तो 65 का करेक्ट आंसर हमारा होगा बाबू फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत। जुलाई 1830 की क्रांति के जुलाई 1830 की क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत पुनर्जीवित हुए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है जुलाई 1830 की क्रांति ने वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को क्या किया। जुलाई 1830 की क्रांति ने वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को क्या किया। तो बाबू वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को कमजोर कर दिया। कमजोर है ना, पूरा बाबू निर्मूल कर दिया। निर्मूल यानी कि बेकार सिद्ध कर दिया, निरस्त कर दिया। सही आंसर 66 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उनका जो सपना था ना वो चूर चूर हो गया, टूट गया। सपना उनका बाबू खत्म हो गया पूरे यूरोप पर शासन करने का। उनका सपना क्या था? पूरे यूरोप पर शासन करने का उनका सपना था। किनका? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का। लेकिन उनका सपना चूर चूर हो गया क्योंकि बाबू अंदर ही अंदर यूरोप के लोगों में क्या हो रही थी? राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी। ये लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे और अपने राष्ट्र को बचाने के लिए ये लोग क्रांति बाबू करना चाहते थे और ये लोग क्रांति किए भी थे। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है जुलाई 1830 की क्रांति से किन देशों में आंदोलन शुरू हुए। जुलाई 1830 की क्रांति से बाबू इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी। 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी देशों में आंदोलन शुरू हो गए थे। ठीक है, अगला सवाल जो है 68 नंबर, इसमें कहा गया है सन 1848 की क्रांति किस देश में हुई। तो वो भी बाबू फ्रांस देश में हुआ था। किसके लिए? तो लुई फिलिप के लिए। तो सही आंसर होगा हमारा 68 का ऑप्शन नंबर बाबू बी। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो गीजो को, जो लुई फिलिप है उन्होंने 1840 ईस्वी में स्वर्ण नीति का अवलंबन करते हुए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। किसको? गीजो को। तो सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल है गीजो किस प्रकार का नेता था। तो कट्टर प्रतिक्रियावादी। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही नेता नहीं था, सही प्रधानमंत्री नहीं था। बिल्कुल बाबू क्या था? बिल्कुल बाबू निरंकुशवादी था। तो सही आंसर 70 का होगा हमारा कट्टर प्रतिक्रियावादी। वो बाबू हर प्रकार के सुधारवादी चीज़ों से वो बाबू को नफरत करता था। कौन? तो गीजो। याद रखेंगे, कई प्रकार के सुधारवादी जो भी बाबू काम थे उससे उसको नफरत था। किसको? तो गीजो को। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वो नहीं चाहता था कि उसके क्षेत्र के लोगों के किसी भी क्षेत्र, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके क्षेत्र के किसी भी लोग में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। अगर उसके क्षेत्र के किसी भी लोग में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती भी थी तो वो क्या करता था कि अपने सैन्य बल से उसे दबा देता था, उसे या तो मरवा देता था, ताकि लोगों में बिल्कुल भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत ना हो सके, ये लोग अपने हक को ना मांग सके, अपने अधिकार पर बिल्कुल भी अधिकार ना जता सके। इसलिए सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल है लुई फिलिप किस वर्ग का समर्थन करता था। लुई फिलिप बाबू पूंजीपति वर्ग का समर्थन करता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है 1848 की क्रांति में सुधारवादियों ने कहाँ एक विशाल भोज का आयोजन किया। तो पेरिस में ना। 72 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर पेरिस।
पेरिस, पेरिस ऑप्शन नंबर सी। 1848 की क्रांति में सुधारवादियों ने पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 73 नंबर सवाल है, 1848 की क्रांति के कारण लुई फिलिप को किस देश में शरण लेनी पड़ी? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1848 की क्रांति के बाद लुई फिलिप भागकर राजगद्दी को त्याग कर बाबू कहाँ गया था? तो इंग्लैंड देश में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 नंबर सवाल है, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या स्थापित किया गया? तो गणराज्य, यानी कि गणतंत्र, ना ही साम्राज्य, ना ही तानाशाही, ना ही राजतंत्र। क्या? तो गणतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे बाबू। ठीक है, नेशनल असेंबली के द्वारा गणतंत्र की स्थापना किया गया, किसमें? तो फ्रांस देश में। और 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं वो अपने मत के आधार पर, यानी वोट के आधार पर अपने क्षेत्र में सही शासक, सही सम्राट को चुनेंगे जो कि उसके क्षेत्र की सत्ता को संभालेगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 1848 की क्रांति के दौरान गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? गणतंत्रवादियों का नेता कौन था 1848 की क्रांति के दौरान? 1848 की क्रांति के दौरान गणतंत्रवादियों का नेता लुई ब्लौ था। कौन था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लुई ब्लौ, याद रखेंगे। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। अगला सवाल है, 1848 की क्रांति के दौरान सुधारवादियों का नेता कौन था? तो बाबू 1848 की क्रांति के दौरान सुधारवादियों का नेता जो था वो था बाबू लामार्टिन। लामार्टिन था ना। 76 का राइट आंसर होगा बाबू यहाँ पर। बाबू यहाँ पर मैंने गलत बता दिया है, देखिए यहाँ पर लामार्टिन होगा, लामार्टिन। 1848 की क्रांति के दौरान गणतंत्रवादियों का नेता जो था वो लामार्टिन था। और इसमें बाबू जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, 1848 की क्रांति के दौरान सुधारवादियों का नेता कौन था? तो इसमें होगा बाबू लुई ब्लौ, यानी कि 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1848 की क्रांति के दौरान सुधारवादियों का नेता लुई ब्लौ था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल पर आते हैं। 77 नंबर सवाल है, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस का जो सम्राट बने थे उनका नाम था बाबू क्या? तो लुई नेपोलियन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 1848 की क्रांति का प्रभाव किन देशों पर पड़ा? तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर संपूर्ण यूरोप में। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1830 हो, 1848 हो या 1789 हो, 1789, 1830 या 1848, इन क्रांतियों का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 79 नंबर सवाल है, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसे मताधिकार प्रदान किया? तो 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, मैंने बता चुका है 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क अपने वोट के आधार पर, अपने वोट के दान के आधार पर क्या करेंगे बाबू? मतदान के आधार पर क्या करेंगे? अपने क्षेत्र के सही शासक को नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस अधिकार की गारंटी दी? 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस ने काम के अधिकार की गारंटी दी। किसके अधिकार की? काम के अधिकार की। तो सही आंसर 80 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा तब तक लोग बाबू आय कहाँ से लाएंगे? और जब लोगों को आय ही नहीं मिलेगा तो लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? जब पेट नहीं भरेंगे तो लोगों में क्या होगी? भूखमरी पैदा होगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 81 नंबर सवाल है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इटली को किस रूप में जाना जाता था? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इटली को एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता था। किस रूप में? एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 82 नंबर सवाल है, 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली में कितने स्वतंत्र राज्य थे? 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली में बाबू टोटल जो स्वतंत्र राज्य थे वो थे 7। कितने? तो 7। तो सही आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला जो सवाल है 83 नंबर, इसमें कहा गया है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर 83 का सही आंसर
अलग अलग स्वतंत्र राज्य। जिसे अलग करने वाला कौन था? तो मेटरनिक है। मेटरनिक ने संपूर्ण इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया था और 7 भागों में विभाजित करके यानी कि 7 भागों को अलग अलग शासकों को दे दिया था। ठीक है, जिनके मत अलग अलग थे, जिनके शासन व्यवस्था अलग अलग थे। पूरा इटली बिल्कुल भी एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था तो पूरा का पूरा बाबू जो देश था वो एक शासन व्यवस्था के अधीन आ गया था। ठीक है, एक ही शासन प्रणाली के अधीन आ गया था। लेकिन मेटरनिक के कारण पूरा का पूरा जो देश था, पूरा का पूरा जो इटली था, वो एक ही शासन प्रणाली के अधीन नहीं था। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अलग अलग स्वतंत्र राज्य। अगला सवाल है, इटली के एकीकरण की मांग किसके आधार पर की गई? तो सही आंसर होगा संवैधानिक लोकतंत्र के आधार पर। किसके आधार पर? संवैधानिक लोकतंत्र के आधार पर। संवैधानिक का अर्थ क्या होता है? संविधान से जुड़ा हुआ बाबू, जो संविधान से जुड़ा हुआ जो पत्र होता है ना, जो ग्रंथ होता है, उसी को संवैधानिक कहा जाता है। ठीक है, संविधान से जुड़ा हुआ कानून, संविधान से जुड़ा हुआ नियम को ही संवैधानिक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, पत्र नहीं बोलेंगे, गलती बताएं हम। संविधान से जुड़े हुए नियमों को, कानूनों को ही संवैधानिक कहा जाता है, जो कि सभी के लिए समान होता है, सभी के लिए एक बराबर होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण किया था 1797 में। कब किया था? 1797। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, इटली में किस देश का प्रभाव सबसे अधिक था? तो बाबू इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस देश का प्रभाव नहीं, इटली में किस देश का प्रभाव सबसे अधिक था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया और फ्रांस का, है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभाव इटली में सबसे अधिक था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कब? जब फ्रांस में बाबू नेपोलियन आ गया था तब। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है, कहा गया है इटली के एकीकरण को कौन नियंत्रित करना चाहता था? इटली के एकीकरण को नियंत्रित करने वाला कौन था? तो बाबू सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 87 का हमारा पोप। कौन होगा? पोप। संपूर्ण इटली के एकीकरण को नियंत्रित करना चाहता था पोप। तो 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, पोप इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो स्वयं अपने धार्मिक नेतृत्व में। किसके? अपने धार्मिक नेतृत्व में। जिस धर्म से पोप संबंध रखता था, उसी धर्म में जो पोप था वो बाबू पूरे इटली का एकीकरण करना चाहता था। तो 88 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर सवाल है, इटली में राष्ट्रीयता के विकास पर किस देश की घटनाओं का प्रभाव पड़ा? इटली में राष्ट्रीयता के विकास पर जिन देशों की घटनाओं का प्रभाव पड़ा, आप लोगों को उन देशों का नाम बताना है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बाबू बी, फ्रांस। इटली में राष्ट्रीयता के विकास पर फ्रांस देश की घटनाओं का प्रभाव पड़ा। जब फ्रांस देश में राष्ट्रीयता की लहर जागी थी, जब फ्रांस देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी, तब जाकर बाबू इटली देश में राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। एक ही क्वेश्चन को पलट कर घुमा कर पूछा जा रहा है। ठीक है, 90 नंबर सवाल है, नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण में क्या योगदान दिया? नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण में क्या योगदान दिया? तो यहाँ पर बाबू हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव, अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, या इटली को पूरी तरह स्वतंत्र बना दिया। तो सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण बाबू इटली में नवजागरण का पुनर्भाव हुआ, यानी कि पुनर्जागरण हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इटली के नवजागरण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है नेपोलियन के सैन्य अभियानों का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे कितने गणराज्यों में बांटा? तो 3, याद रखेंगे। इटली को जीतने के बाद, इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में बांटा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और वे गणराज्य कौन है, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। अगला सवाल है बाबू, नेपोलियन ने इटली के किन किन गणराज्यों का गठन किया? तो देखिए, है ना,
यहाँ पर नेपोलियन ने इटली को जीतने के बाद जिन 3 गणराज्यों का गठन किया था उन गणराज्यों का जो नाम है वो है सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। क्या होगा? सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। याद रखेंगे, नेपोलियन ने इटली को जीतने के बाद जिन 3 गणराज्यों का गठन किया था उन गणराज्यों का नाम है सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, नेपोलियन ने इटली में क्या सुधार किया? तो बाबू उसने यातायात की व्यवस्था में सुधार किया, यातायात की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। 93 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, यातायात की जब व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया तो बाबू व्यापार में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होती थी। समुद्री मार्ग से व्यापार बाबू बहुत ही सरल पूर्वक किया जाने लगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, पता है आप लोगों को। वियना कांग्रेस पर इटली का क्या प्रभाव पड़ा? इटली पर क्या प्रभाव पड़ा? वियना कांग्रेस का इटली पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बाबू जो इटली है ना, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा, इटली को पुराने रूप में लाने की कोशिश की गई। नेपोलियन बोनापार्ट के पहले जो इटली था उस अवस्था में इटली को लाने की कोशिश की गई। किनके द्वारा? तो वियना कांग्रेस यानी कि वियना सम्मेलन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 95 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस द्वारा इटली के किन 2 राज्यों को एकीकृत किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिडमाउंट और सार्डिनिया। ठीक है, पिडमाउंट और सार्डिनिया को ही एकीकृत किया गया। किसके द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। तो 95 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाबू याद रखेंगे, वियना यानी कि जो वियना सम्मेलन है उसके द्वारा इटली के 2 राज्यों को एकीकृत किया गया जिसका नाम है पिडमाउंट और सार्डिनिया। तो अगला जो सवाल है इसमें आते हैं। इसमें कहा गया है कार्बोनरी नामक गुप्त दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्बोनरी नामक गुप्त दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर गणराज्य की स्थापना करना। छापामार युद्ध द्वारा राजतंत्र को समाप्त करके गणराज्य की स्थापना करना था। किस दल का? तो बाबू कार्बोनेरी नामक गुप्त दल का मुख्य उद्देश्य था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस दल को दबा दिया गया था किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा। इस दल को बढ़ाने वाला कौन था? तो बाबू मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है कार्बोनरी दल का संबंध किस देश से था? तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कार्बोनेरी दल का संबंध किस देश से था, यही बोला गया है ना। तो सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली देश से था। कार्बोनेरी दल का संबंध इटली देश से था, इटली के एकीकरण करने से था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल है, जोसेफ मेजनी किस विचारधारा का समर्थक था? जोसेफ मेजनी जिस विचारधारा के समर्थक थे आपको उस विचारधारा का नाम बताना है। बाबू जोसेफ जो मेजनी है, देखिए मेजनी का पूरा नाम क्या है? मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी है। जोसेफ मेजनी गणतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे। किस विचारधारा के? गणतांत्रिक विचारधारा के समर्थक थे। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा आप लोग बताएंगे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था वो बाबू पूरे इटली यानी कि पूरे यूरोप में पड़ा था। देखिए 98 का राइट आंसर हो जाएगा इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुए। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही यूरोप के इटली देश में नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर में कहा गया है इटली में नागरिक आंदोलन को किसने कुचल दिया? तो बाबू हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर मेटरनिक। इटली में नागरिक आंदोलन को, इटली में चल रहा है नागरिक आंदोलन को कुचलने वाले जो थे उनका नाम था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 नंबर सवाल है, जोसेफ मेजनी ने 1831 में किस संस्था की स्थापना की? जोसेफ मेजनी ने 1831 में जिस संस्था की स्थापना की आपको उस संस्था का नाम बताना है। तो यहाँ पर हमारा बाबू करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा
यंग इटली। जोसेफ मेजरी ने सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। तो हमारा बाबू यहाँ पर क्वेश्चन है, जोसेफ मेजरी ने 1831 में किस संस्था की स्थापना की? तो राइट आंसर होगा यंग इटली। राइट आंसर क्या होगा? यंग इटली। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। मेरे फोन में स्पेस नहीं है और वीडियो बाबू 1.5 घंटा का बन चुका है, मैं इसे बिल्कुल भी एडिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस है ही नहीं। मेरे फ़ोन में बाबू जो एक्सटर्नल जो मेमोरी है वो बहुत ही कम स्पेस वाला है, इसी कारण मुझे वीडियो को समाप्त करना पड़ रहा है 100 क्वेश्चन पर ही। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था 170 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने का, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल और केवल 100 ही प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, जल्दी जल्दी केवल प्रश्न का सलूशन नहीं ना कराना है, आप लोगों को बाबू थोड़ा बताना भी तो ना है कि जो प्रश्न है वो किससे और किस घटना से संबंधित है। आप लोग अगर हर एक प्रश्न को समझ कर पढ़िएगा, उसके उत्तर को याद करते चलिएगा, तो कभी भी आप इन प्रश्नों को भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं बाबू 100 प्रश्न पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी के जो 70 प्रश्न है उसे मैं अगले वाले पार्ट 2 वाले वीडियो में करा दूंगा, उसमें मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। आपके यूरोप में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा, ताकि आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बाबू, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।